जिनके दिलों में जज्बात नहीं है उनको रोना ही नहीं आता है। एक दफा क्रिश्चियंस गैब्रियल कहते हैं और मुसलमान जिब्रील बोलते हैं, एंजल। एंजल्स में सबसे बड़े एंजल कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के मैसेजेस को प्रॉफिट्स तक पहुंचाते थे, यानी बीच के जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं तो अल्लाह प्रॉफिट्स को मैसेज देते थे और प्रॉफिट्स मैनकाइंड को मैसेज देते थे। तो वो लेकर कौन आते थे? जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे प्रॉफिट हैं जो अल्लाह से डायरेक्ट बात करते थे, जिनको क्रिश्चियंस मोजेस कहते हैं। तो डायरेक्ट बात करते थे, इसलिए उनको क्या नाम मिला है? कलीमुल्लाह कहते हैं। कलीम का मतलब कलाम करना, कलीम का मतलब कलाम करना, कलाम यानी बात। सलाम के बाद कलाम, सलाम के बाद कलाम यानी सलाम के बाद बातचीत होती है। तो वो डायरेक्ट बात किया करते थे मूसा अलैहिस्सलाम। एक दफा पहाड़ से उतर रहे थे तो ठोकर लगी, गिरने गए ऐसे। तो फिर अल्लाह की आवाज आई, ऐ मूसा संभल कर चल, ऐ मूसा संभल कर चल। अब तेरे लिए दुआ करने के लिए माँ जिंदा नहीं रही तेरी। अब आप इमेजिन करो कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी माँ की दुआओं की जरूरत है। किसकी जरूरत है? माँ की दुआ। और ये अल्लाह कह रहा है कि संभल कर चल, तुझे दुआ करने के लिए तेरी माँ नहीं बची दुनिया में, इंतकाल हो गया उसका। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो माँ की दुआओं में क्या ताकत होती है इसका अंदाजा लगाइए। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हो रहा था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को रोते हुए देखा। किसको? पत्थर को। हम लोग कहते हैं ना कि ये पत्थर दिल इंसान है, शी इज स्टोन हार्टेड, उसमें कोई मर्सी नहीं है, कोई एम्पैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं है, कंपैशन नहीं है, पत्थर दिल इंसान है। सुना कभी आपने? तो मूसा अलैहिस्सलाम किसको रोते हुए देखे हैं? वो कहीं और देख रही है, पत्थर मतलब पत्थरों को देख रही है, मुझे देखे। हाँ, तो वो पत्थर को रोते हुए देखा आपने, तो रुक कर पूछा, क्या है पत्थर, तू क्यों रो रहा है? तो पत्थर ने कहा कि मैं इस बात को लेकर परेशान हूं और इस बात को लेकर रो रहा हूं कि मैंने सुना कि जन्नत और दोज़ख, हेवन और हेल, तो दोज़ख की जो आग होती है उसमें बड़ी इंटेंसिटी, शिद्दत होती है। एक आग पेपर से भी होती है ना, पेपर को जलाए तो उसमें उस आग में क्या इंटेंसिटी होती है? नहीं होती है। अगर चकला वुड है, वुड को जलाए इंटेंसिटी होती है? कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है। लेकिन आग अगर पत्थर को लग जाए तो वो जल्दी बुझेगी नहीं ना। और पत्थर क्या राख राख हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा, जल्दी नहीं होगा। तो इंटेंसिटी बड़ी जबरदस्त होती है अगर पत्थर में आग लग जाए तो मुझे ये मालूम हुआ कि दोज़ख की आग बनाने के लिए अल्लाह पत्थर का इस्तेमाल करेगा, पत्थर को जलाकर आग बनाएगा। तो काश मेरा इस्तेमाल जन्नत में होता तो मैं कितना किस्मत वाला होता। मुझे दोज़ख के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके लिए मैं रो रहा हूं। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि डोंट वरी, आई विल हैव अ टॉक विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड गेट बैक टू यू। इंग्लिश में नहीं बोले, वो अपनी जुबान में बोले। तो गए अल्लाह से पूछे कि अल्लाह, मेरा गुजर हो रहा था, मैंने पत्थर को देखकर पत्थर को रोते हुए पाया। फिर मैंने पूछा तो पत्थर ने कहा कि मेरा इस्तेमाल दोज़ख में जलाने के लिए हो रहा है, काश जन्नत में इस्तेमाल होता। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम आकर खुशखबरी सुनाते हैं उस पत्थर को, ऐ पत्थर तेरे लिए गुड न्यूज है, तो अभी रोना नहीं, तेरे लिए गुड न्यूज अल्लाह ने दी है कि तुझे जलाया नहीं जाएगा, तुझे आग, दोज़ख में जो आग बनती है उसके लिए तेरा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो बोलकर चले जाता है। फिर एक बहुत बड़े लाइफ स्पैन में, बड़े अरसे के बाद में, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, फिर वहीं से गुजर होता है मूसा अलैहिस्सलाम का। तो फिर रोते हुए देखते हैं। तो आप अगर हैं मूसा अलैहिस्सलाम की जगह तो आप क्या करेंगे? हम कभी लाइफ में ऐसा होता है ना, अरे पागल हो गया क्या, तो तुझे तो मैंने बोल दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर क्यों रो रहा है? तो हम बोलते हैं ना ऐसे। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी परेशान होते हैं, मैंने तुझे खुशखबरी सुनाई,
तेरा इस्तेमाल नहीं होगा आग जलाने में, फिर तू क्यों रो रहा है? तो फिर पत्थर जवाब देता है, वो बड़ी सुनने वाला मैसेज है। पत्थर जवाब दे रहा है कि मैं उस अमल को कैसे भूलूं, उस अमल को कैसे भूलूं जो मुझे जलने से बचा दिया। वो कौन सा अमल? नहीं समझ पा रहे, बोले कोई। उस अमल को मैं कैसे भुला दूं जिस अमल ने मुझे जलने से बचा दिया। अमल यानी रोना, रोना ने मुझे दोज़ख में जलने से बचा दिया। किसने बचाया? रोना। तो मुझे अभी रोना बहुत पसंद है, मैं कयामत तक रोता रहूंगा। मुझे रोना बहुत पसंद है क्योंकि रोने ने मुझे जहन्नुम की आग से बचा दिया है। अब मैं कयामत तक रोता रहूंगा, ये मेरी तरफ से ग्रेटिट्यूड है अल्लाह के लिए। और हम उसको पत्थर बोलते हैं। पत्थर, दिल को इंसान सख्त है तो पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, और पत्थर कह रहा है कि मैं कयामत तक रोता रहूंगा अभी, क्योंकि इस रोने ने मुझे जलने से बचा दिया। अब उसका रियलाइजेशन देखिए और उसका ग्रेटिट्यूड देखिए। जब कोई चीज आपको मिलती है, क्या हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को? आपको जिंदगी दिए हैं, आप जिंदगी भर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह तूने मुझे सूअर बना के नहीं पैदा किया, क्योंकि मेरी आंखों ने बहुत से सूअर देखे हैं। तूने मुझे इंसान बनाया, मैं रोज दोरा का शुक्रिया अदा करूंगा। क्या हम लोग करते हैं? मैंने कई लोगों को बेगिंग बॉल्स लेकर डोर टू डोर नॉक करते हुए देखा, भीख मांगते हुए। कई यंग बच्चों को, यंग बच्चियों को हमारी आंखों ने देखा। या अल्लाह तूने मेरे हाथों में बेगिंग बॉल्स नहीं दिया, तूने मेरे हाथों में किताब और पेन दिया जिंदगी को संवारने के लिए। मैं रोज दोरा का शुक्राना पढ़ूंगी। कभी ये थॉट्स आते नहीं आते? क्यों? हम लोग शुक्रगुजार नहीं हैं। We take everything for gratitude. We are not thankful. We are not grateful. इसलिए कहते हैं कि जन्नत के हैं दो सवारी। सवारी मतलब कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट, गाड़ी। जन्नत के हैं दो सवारी, सब्र और शुक्रगुजारी। क्या है? सब्र और शुक्रगुजारी। सब्र क्या मतलब? पेशेंस। वेरी गुड। शुक्रगुजारी, थैंकफुलनेस। आज इंसानों के पास में यही दो चीज नहीं है, तो जन्नत में जाना बहुत मुश्किल है। इंसान के पास में सब्र होना और इंसान के पास में शुक्रगुजारी होना। अब मुद्दे पर आता हूं मैं कि आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। मेरी स्पीच होने के बाद मैं 10 से 20 लोगों को स्टेज पर बुलाने वाला हूं, पूछने के लिए कि आपने क्या सुना है और कौन सी चीज आपको टच की है। वो हाइलाइट्स आपने बयान करना है यहां आकर। Get it everybody? I may call a few individuals over here to say what you have heard. क्या आपने सुना है? समझ में आई बात की नहीं आई आप लोग को? तो अब आप लोग की सुनने की कैफियत बदल जाएगी। अब तक जो सुन रहे थे उसका एक अलग था, और अब से जो सुनेंगे ना, वो कौन से इंटेंशन सुनेंगे आप? कि सर मुझे बुला सकते, मुझे बुला, और वो जो सोच रहे हैं ना उनको ही बुलाऊंगा मैं। ऐसा जो सोच रहे हैं कि काश वो सब में मैं हो सकती हूँ, जो सोच रही है ना लड़की, उसको ही बुलाने वाला हूं। इसलिए बहुत गौर से सुने एक एक चीज। Get it everybody? हाँ, तो मैं कहाँ रुक कर ये चीज बताया अभी? हाँ जी, अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये सुना आपने? तो फिर आप यहां तक आए तो बिना हिले आए कि हिल हिल के आए? हाँ, आप वहां से यहां तक आए कि नहीं आए? जब पत्ता ऐसे हिल नहीं सकता अल्लाह के हुक्म के बिना, आप दूर दूर से यहां तक आए हैं, तो ये अल्लाह का हुक्म था ना, अल्लाह की चॉइस। अल्लाह ने भेजा है तो आए हैं आप, वरना कई लोग ऐसे ही पड़े हुए घर में, सब नहीं आए। आप आए हैं तो इसका साफ क्या मतलब पता आप लोग को? कि अल्लाह चाहता है कि आप लोग डॉक्टर बने। जब अल्लाह चाहता है कि ये बंदा डॉक्टर बने,
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सीधा आपके घर में आसमानों से एप्रन नहीं फेंकेगा, स्टेथोस्कोप नहीं फेंकेगा, स्फिग्नोमीटर नहीं फेंकेगा। अल्लाह ताला क्या करता है, प्रोसेस से गुजारता है इंसान को। किससे गुजारता है? प्रोसेस से गुजारता है। वो प्रोसेस से गुजार कर इंसान को परफेक्ट बनाता है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी हो, एक्सपर्टीज उनका सब्जेक्ट होता है, एक्सपर्ट हो जाते हैं, एफिशिएंट होते हैं, तो उनको रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, मुश्किलों में डाल देता है अल्लाह। किसी को ऊंचा लेकर जाना चाहता है ना, तो उसको और बहुत चैलेंजेस से गुजारता है, बहुत डिफिकल्टीज से गुजारता है। उसको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हिंड्रेंसेस आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आएंगे। तो उस वक्त में बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन अल्लाह आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है, इसलिए मुसीबतों में डालता है। वरना एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाले 70% लोग हैं, रूटीन वर्क है उनके स्टाइल में, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है, वैसी ही जिंदगी गुजर रही है उनके। प्लेटफॉर्म पे सो रहे, सुबह उठ रहे, दांत मांज रहे, कहीं जाके अम्मा जी रोटी खाना पूछ रहे, खाना खा रहे, सो रहे, बच्चे पैदा कर रहे, बस उतरे, कोई नई चीज नहीं कर रहे। लेकिन किसी को बहुत प्रॉब्लम्स में अल्लाह डालता है, क्यों? उसको टफ बनाने के लिए, उसको लीडर बनाने के लिए। तो अल्लाह ने आपको इतने सारे लड़कियों में से आपको चुना, अल्लाह ने चुनकर यहां पर भेजा। तो ये किसका डिसीजन था? हाँ जी, ये अल्लाह का डिसीजन था। अब इसमें दो चीजें हैं। एक, कभी जिंदगी में कोई टीचर का चेहरा देखा आपने? नहीं देखा तो मुझे देख लीजिए, मैं भी टीचर ही हूं। देखा आपने? इन द पास्ट हैव यू एवर सीन एनी टीचर इन योर लाइफ? आप लोग इतना ब्लैंक क्यों हो रहे हैं पता नहीं। कभी टीचर का चेहरा लाइफ में देखा आप लोगों ने? तो डरिए मत, आप लोग यस बोलिए। या अल्लाह, ऐसा डर रहे कि कोई बड़ा टफ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। बहुत से टीचर्स को देखा। तो आपसे एक सवाल, टीचिंग जो प्रोफेशन है, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। हाँ? आप पूरे दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं, अगर आप झूठ बोलना चाहती हैं तो कितनी दफा झूठ बोल सकती हैं? कितने लोगों को झूठ बोल सकती हैं? 850 करोड़ इंडिविजुअल्स को आप झूठ बोल सकती हैं, लेकिन खुद को नहीं बोल सकती कभी। क्यों? आपको पता चल जाता है कि आई हैव लाइड। 850 करोड़ लोग को झूठ बोल सकती हैं, लेकिन खुद को और खुदा को कभी नहीं। खुद को और खुदा को कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए मेरा सवाल सुने, झूठ ना बोले। टीचिंग और टीचर पे बात हो रही है। टीचिंग जो प्रोफेशन है, ये बोरिंग है, ये एक्साइटिंग है? आंसर में सच बोलना, मुझे खुश करने के लिए ना बोले, आपके दिल का जवाब दीजिए। हाँ जी, बोरिंग या एक्साइटिंग? हाँ जी, डिपेंड करता है। देखिए, टीचर्स दो तरह के होते हैं, एक बाय चॉइस, दूसरे बाय चांस। बाय चॉइस मतलब वो टीचर चाहता है कि मैं टीचर बनूं और कुछ ना बनूं लाइफ में। दूसरा जो बाय चांस होता है, वो कई जगह हाथ मारता है, कहीं कुछ उसकी दाल नहीं गलती, फिर आखिरी में आकर वो टीचर बन जाता है। अब कोई दूसरा चारा ही नहीं है उसके पास में। एक पढ़ी लिखी लड़की है, शादी हुई है अच्छे घराने में, उसको हस्बैंड से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन हस्बैंड के मम्मी से नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं? सासू माँ। प्यारा वर्ड। सासू माँ से मोहब्बत नहीं है। अब वो उदास रहती है, तो हस्बैंड आकर बोलता है कि क्यों उदास चेहरा बनाकर बैठी है तू? बोली नहीं, मुझे बहुत बोर हो रहा है, ये मनहूस चेहरा नहीं देख सकती मैं सास का। तो अब शौहर क्या बोलता है कि घर में आप बैठी बैठी बोर हो जा रही है, व्हाई डोंट यू टीच चिल्ड्रन, जॉइन एनी स्कूल? मतलब घर के बोरियत को मारने के लिए आप टीचिंग कर रहे हैं। मतलब यू आर प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ मेनी पेरेंट्स एंड मेनी चिल्ड्रन, यू आर स्पॉइलिंग देयर लाइव्स। टीचिंग बोरियत को मारने के लिए नहीं होना चाहिए। इट इज a responsibility to build the nation, to build the career of many students. एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
जितने प्रॉफिट्स को अल्लाह ने भेजा इस हुए जमीन पर, वो लोगों ने कहा कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। मुअल्लिम यानी टीचर बनाकर भेजा गया। टीचर्स आर रेवोल्यूशनरी, टीचर्स रेवोल्यूशन ले आते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स रेवोल्यूशन लाते हैं, लेकिन जितना टीचर्स रेवोल्यूशन लाते हैं उतना दूसरे प्रोफेशंस में रेवोल्यूशन नहीं आता है। तो एक टीचर होता है बाय चॉइस, दूसरा टीचर होता है बाय चांस। जो बाय चॉइस होता है ना, उसको मजा आता है पढ़ाने में, वो रिसर्च करता है, वो अपग्रेड करता है अपने आप को, वो मेथोडोलॉजी को डेवलप करता है, वो स्टूडेंट्स को समझाने की हर पूरी जान लगा देता है, कोशिश करता है, स्टूडेंट्स के दिल में जगा लेता है और इन्फ्लुएंस करता है, वो हार्ट्स को इन्फ्लुएंस करने लगता है। और वो जो टीचर्स बाय चांस होते हैं ना, वो सैलरी ओरिएंटेड टीचर्स होते हैं या फिर सिलेबस ओरिएंटेड टीचर्स होते हैं। सैलरी के लिए काम कर रहे हैं या फिर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर्स नहीं होते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर्स कौन होते हैं? दोज़ हु कम बाय चॉइस। तो यहां भी दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक बाय चॉइस है और बाय चांस यानी बाय फोर्स है कि आप आए नहीं, आपको आपकी अम्मी ने भेजा, आपके अब्बू ने भेजा या कोई टीचर ने पुश करा, यू कैन डू इट, कम ऑन ज्वाइन, यानी आपको पुश है, आपको फोर्स है। एक आपने खुद फैसला लिया, दूसरा पुश किया गया आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लेकिन किसी ने कहा कि कम ऑन गिव इट ट्राई, और एक दफा ट्राई करो, आप कर सकती हैं, ये पुश है। लेकिन रिजल्ट्स कब आते हैं पता है आपको? जब खुद से फैसला करता है बंदा, जिसको किसी की मोटिवेशन की जरूरत ना हो। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। 90% दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको पुश की जरूरत है। जिनको काहे की जरूरत है? जिनको पुश की जरूरत है, जिनको मोटिवेशन की जरूरत है, जिनको इंस्पिरेशन की जरूरत है। 5 से 10% ऐसे बंदे दुनिया में हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, वो 10% बंदों को कभी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। दे ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं वो 24/7 365 डेज। गोल ओरिएंटेड, विजनरी, फोकस्ड रहते हैं। उनको कोई बंदा आकर बोलने की जरूरत नहीं कि आपने सुबह जागना है। पहले उलमा हजरात का बयान सुनता था मैं, और वो बयान में सुनता था कि कोई बंदा अल्लाह की याद में तस्बीह लेकर ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इशा से लेकर फज्र तक पढ़ते थे पहले लोग। तो मुझे यकीन नहीं आता था, ये झूठ बोल रहे मौलाना, कोई पूरी रात तस्बीह लेके कैसे बोल सकता है, जिक्र कैसे कर सकता है, ये मौलाना झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक 10-15 साल से मुझे यकीन होने लगा कि इट इज पॉसिबल। कैसे? जो यंग बच्चे बच्चियां चैटिंग करते हैं, देखिए व्हाट्सएप पे इश्कबाजी हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, तो रात में खाना खा के शुरू करते हैं चैटिंग। कब तक? फज्र तक चैटिंग करते रहते हैं। जरा भी फोन ऑफ हो जाए तो ऐसी फिक्र होती चार्जर की, चार्जिंग लगा के कर लेते रहते हैं। उसमें 1 सेकंड के लिए भी बोरियत नहीं होती। अब वो लड़का बोलता है कि वो कल वाली जो फोटो तूने पोस्ट किया था ना इंस्टा पे, ओ माइंड ब्लोइंग, यू आर लुकिंग डेडली गॉर्जियस। हालांकि वो लड़के को भी पता है, लड़की को भी पता है वो फिल्टर वाली फोटो है। वो लड़की को भी पता है, लड़के को भी पता है कि वो फिल्टर वाली फोटो है, वो अमेरिकन लग रही है। फिल्टर हटा दे तो श्रीलंकन लगेगी। लेकिन बोलने वाले को भी मजा आ रहा है, सुनने वाले को भी मजा आ रहा है। पूरी रात गुजर गई है, अब फजर की अज़ान हो रही, डैडी जागते, वो मोबाइल की लाइट होती ना स्क्रीन पे, अब वो डांटेंगे, इसलिए फोन ऑफ कर देंगे कि फजर की अज़ान हो गई, डैडी देखेंगे तो फिर मुझ पर चिल्लाएंगे, तो रात भर ये काम कर रही थी। तो जल्दी जल्दी गेट बैक टू यू आफ्टर एन आवर करके आप बाय बाय जानू
कभी मम्मी को मेरी जान बोले नहीं, कभी डैडी को मेरी जान बोले नहीं, लेकिन यहाँ देखिए मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ भी नहीं, लेकिन उस पल तो जान है। इतना मजा आ रहा है उसको रात में, ऐसे कई रातें गुजार दिया चैटिंग करते हुए। फिर मुझे पता चला कि जिसको इश्क अल्लाह से होता है वो भी तो रात में अल्लाह से चैटिंग करता है। पहले मुझे यकीन नहीं आता था सर, लेकिन अब ये नौजवान बच्चों को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये लोग एक दूसरे को रात पूरी चैटिंग कर सकते हैं, तो अल्लाह से क्यों नहीं चैटिंग करते उसका बंदा। देखकर यकीन हुआ कि हाँ, रातों में इबादत करते हुए जिंदगी गुजारते हैं, नमाजें पढ़ते हुए पूरी रात गुजार दी। आबिद बोलते हैं उसको, जिक्र करने वाले को जाकिर बोलते हैं, हमेशा जिक्र में रहता है बंदा। इश्क हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कि रात का वक्त कैसा गुजर गया। तो यहां इश्क की बात मैंने इसलिए छेड़ी कि अगर आपको इश्क किताबों से हो जाए तो पूरी रात गुजर जाएगी, थकन नहीं होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको टीचर्स, वार्डन्स, पेरेंट्स बोलना पड़ेगा, पागल हो जाएगी, कम ऑन गो टू स्लीप नाउ। तो 5 मिनट्स, फिर आप देख रहे मजा आते रहना है आपको। इसको कहते हैं पैशन। तो आज के बच्चों में पैशन नहीं है, गोल तो है लेकिन पैशन नहीं है, एम्बिशन है लेकिन नॉलेज नहीं है, पैशन नहीं है। एम्बिशन क्या है आप लोग का, सबका यहाँ? हाँ जी, डॉक्टर। अरे बोलो भाई, बात करो, इंटरेक्टिव। मेरे पास छड़ी नहीं है, मैं वो टीचर हूं जो छड़ी लेकर नहीं आता, ठीक है? आई लव यू ऑल, मैं डांटने वाला टीचर नहीं हूं। अब आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि आपका एम्बिशन सबका यहाँ क्या है? शादी करना है, ये है। कुछ तो बोलना ना, फिर आप लोग बोलिए। तीनों बोल रहे हैं, 47 नहीं बोल रहे हैं, सब बोले व्हाट इज योर एम्बिशन? वेरी गुड, डॉक्टर है। लेकिन एक मेरे उस्ताद का एक कोट है, वो कह रहे हैं कि एम्बिशन विदाउट नॉलेज, ambition without knowledge is like a boat on a dry land, is like a boat on a dry land। और वो बोट ऐसी है जो टाइटैनिक से भी बेहतरीन बोट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स से बनी है, लेकिन है किस पर? ड्राई लैंड पर है। चलेगी? क्या करोगे? सेल्फी ले लेके बैठोगे उसमें, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वही बोट अगर पानी में है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एक कंट्री से एक कंट्री में जा सकते हो। एम्बिशन होना इज नॉट इनफ। एम्बिशन के साथ क्या होना आपको? नॉलेज होना। अब नॉलेज में भी तरह तरह की नॉलेज होती है स्टूडेंट्स को। एक नॉलेज होती है सुपरफिशियल नॉलेज। कितने लोग के पास में है सुपरफिशियल नॉलेज? कोई एक सब्जेक्ट में है आपको सुपरफिशियल नॉलेज? इतने में? हाँ जी, आंसर में प्लीज। यस बोल रही है। देखो, सुपरफिशियल मतलब ये समझ रही अच्छी नॉलेज, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर। मैं भी ऐसे था पहले, सुपरफिशियल एडजेक्टिव सुना तो मैं सोचा बेहतरीन, he has superficial knowledge of English grammar। ऐसा लग रहा था अभी इसको जबरदस्त नॉलेज होगी। बाद में पता चला सुपरफिशियल मींस नॉट करो, मतलब ऊपर ऊपर, हल्का हल्का है। तो एक सेंटेंस है, she left me because I am weak in English but I does not care। तो सही छोड़ी ना मुझे। She left me because my English is weak but I does not care। तो ये सुपरफिशियल नॉलेज है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो बहुत से लोग एडमिशन लेते हैं। मैं पूछता हूं कि why would you like to learn English? तो वो बोलते हैं सर I am not good in English। मैं बोलता हूँ इससे सच्चा बंदा दुनिया में है ही नहीं कोई। I am not good at English बोलना है ना। वो बोलता है I am not good in English, तो मैं बोलता हूँ you deserve my course। You better join right away। अभी ज्वाइन कर लो। आप बड़े सच्चे बंदे हो, सच बोल रहे हो। हाँ, तो मैं मुद्दे पर आता हूँ, पॉइंट वाइज आता हूँ।
ज्यादा ना हंसें ताकि मैं टॉपिक ही भूल जाऊं, क्योंकि टॉपिक पे रहना बहुत जरूरी है। तो ये हंसाने से पहले क्या कह रहा था? सुपरफिशियल, वेरी गुड। एम्बिशन बोल रहे हैं, एम्बिशन क्या हो गया? सुपरफिशियल पर आया था। तो नॉलेज की बात चल रही थी यहाँ पर, है ना? तो सुपरफिशियल नॉलेज बहुत सारे लोग के पास है, मतलब ऊपर ऊपर के सरफेस पे होना, ऊपर के सतह पर। अब किसी के पास में इन डेप्थ नॉलेज होती है, इन डेप्थ। मैं एक दफा समंदर के पास गया था, अकेला बैठकर देखा समंदर को, तो समंदर से 3 चीजें मैंने सीखी। सबसे पहली चीज डेप्थ, समंदर का जो डेप्थ है वहां तक जा सकते हो आप स्विमिंग पूल में नहीं तैर सकते, तो समंदर के डेप्थ को जाकर कहां छुओगे आप? लेकिन कुछ लोग हैं वो मेजर भी कर सकते हैं डेप्थ, वो वेल वर्स्ड इंडिविजुअल्स होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, 99.99999% जो पॉपुलेशन है वो समंदर के डेप्थ तक नहीं जा सकते, अगर जा भी रहे मेजर करके बता नहीं सकते कि उसका डेप्थ कितना है। तो मुझे जो सीख मिली समंदर से, आप लोग सिर्फ सेल्फी लेते हैं समंदर के पास जाकर, वाओ ब्यूटीफुल, उसके अलावा कुछ वक्त ही नहीं लगाते कि इससे मुझे क्या सीख मिल सकती है। लगाते हैं वक्त? लगाते ही नहीं। हाँ जी, कभी गए नहीं? अच्छा, जाने की भी जरूरत नहीं है, तसव्वुर की दुनिया में भी तो जा सकते हैं ना। तसव्वुर की दुनिया में जाना है। कभी बोलते ना आप चांद से भी बड़े खूबसूरत लगते हो, तो फिर आप इमेजिनेशन में तो जा रहे हो ना, तो चांद को जाके देखें। हाँ जी, चांद को देख कर आए जाकर, नहीं इतनी दूर है, चांद के बारे में बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऐसा जैसे वहां आपका घर है, वहां आपकी प्रॉपर्टी है नहीं? तो समंदर का जो डेप्थ है उससे मुझे सीख मिली कि इंसान को अगर कोई नॉलेज गेन करना है, कोई सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना है, तो इन डेप्थ नॉलेज हासिल करना, वही चीज आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, मैं पढ़ती तो हूं सर, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझ में। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके पास में नॉलेज हो, और वो नॉलेज कैसी नॉलेज? इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान कभी भूलता ही नहीं, क्वेश्चन खत्म भी नहीं होता आंसर दे देते बच्चे, नहीं इतने फास्ट होते हैं। मैं क्विकली 3-4 क्वेश्चंस करता हूं, ठीक है? आप लोग कैसे आंसर देते देखेंगे, ठीक है? मैं शुरू करता हूं, एंड आप करना। हाँ, मैं बिगिन करूंगा और आप एंड करना। चले, लैला। वाह रे वाह, देखिए कैसे। रोमियो, हीर, ऐसा फिजिक्स के आंसर देंगे। अच्छा, ये आपको आपके डैडी, मम्मा या मैथ के टीचर पढ़ाए? कौन पढ़ाए? कोई नहीं पढ़ाए, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये आपका इंटरेस्ट वाला एरिया है, इसलिए बोलते। हालांकि कब सुना होगा लास्ट टाइम ये? अभी भी? अच्छा, कोई स्लेट लेके आप लिखे, लैला मजनून, नहीं लिखे, कैसा बोलते जा रहे हैं? उसको आपने सुना बार बार, और ये इंटरेस्टिंग फील्ड है इसलिए याद हो गया आपको। इंटरेस्ट की बात है यहाँ पर। अगर आपको वाकई अचीव करना है नीट, तो आपको सबसे जो पहली चीज है ना, वो इंटेंशन होना, आपकी नीयत। बिना नीयत इंसान कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकता। इंटेंशन जिसको कहते हैं, वो सेल्फ ड्रिवन होना, वो आपकी चॉइस होना, वो आपका ड्रीम होना। मेरे डैडी चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, तो वहां पॉसिबिलिटी 50-50 है। डैडी की चॉइस है, आपकी मेहनत है, दो ही है ना। चॉइस किसकी है? डैड की। मेहनत आपकी है। अब इसमें 50-50% है, आप बन भी सकते, नहीं भी बन सकते। लेकिन अगर ये चॉइस आपकी है, दुनिया रोक रही है आपको, ना जा तो नहीं बन सकती, लेकिन आप में जिद है मैं बनकर दिखाऊंगी, ये आपकी चॉइस है। इसमें नीट क्रैक करने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं, क्योंकि वो सेल्फ ड्रिवन इंडिविजुअल्स होते हैं। उनको किसी की पुश की जरूरत नहीं होती है, वो खुद फैसले लेते हैं, वो खुद मेहनत करते हैं।
तो मैं कह रहा था कि 90% लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है, 10% सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स है, फिर वो 10% में 1% या 0.1% ऐसे लोग हैं जिनको टीचर्स की भी जरूरत नहीं है, जिनको टीचर्स की भी जरूरत नहीं है। वो बुक्स ले लेते हैं, वो नेट पर जाते हैं, वो गूगल पर जाते हैं, वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और कामयाब होते हैं लाइफ में। लेकिन परसेंटेज क्या है? 0.1% है। एक अल्लाह ने तरीका बताया वो अचीव करने का, वो है एजुकेशन सिस्टम, टीचर, स्कूल, डिसिप्लिन, ये चीजों से इंसान को कामयाबी मिलती है। तो नॉलेज की मैं बात कर रहा था, इन डेप्थ नॉलेज आपने एक्वायर करना है। कोई सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, आपने पढ़ाई करना है। फिजिक्स जो सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे हो, इसमें क्या 2000 चैप्टर्स हैं? कितने चैप्टर्स होंगे? 40 या 14? 40 या 14 चैप्टर्स हैं। इसके अलावा और कोई 100 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे आपको? नहीं ना। क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस किस में से पूछे जाएंगे? वही ना, 11 12 के उससे पूछे जाएंगे ना भाई। 11 में 14 और 12 में 16 है, तो 30 चैप्टर्स हैं, तो वो 30 चैप्टर्स में से पूछे जाएंगे। तो एक एक चैप्टर को स्टेप वाइज आपने मास्टरी करना है, आपने जी जान लगा देना उस पर। आपको उसके अलावा कोई दूसरी फिक्र नहीं होना, इतने गोल ओरिएंटेड बनना। आधे ऐसे बच्चे होते हैं नीट के, जो 20 लाख बंदे अपीयर होते हैं ना नीट के लिए, जिसमें 10 लाख कैसे बच्चे होते हैं पता है आपको? वो नेगेटिव थिंकिंग इंडिविजुअल्स होते हैं। वो एग्जाम अपीयर करने से 6 महीने पहले से, 8 महीने पहले से मन बना लेते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। शायद यहाँ आप लोग नहीं बोलने वाले हैं ये, नहीं? फिजिक्स टफ है? नहीं। आपके लिए डेड इजी फिजिक्स ही है ना? नहीं है? हाँ, तो सुने, तो जो 8 महीने पहले से मन बना लिया कि ये फिजिक्स बहुत टफ है, तो पेन पेपर दीजिए, मैं अभी लिख कर दूंगा। 8 महीने के बाद भी यही डायलॉग आएगा आपके मुंह से। आज जो सोचते हो, ये 8 महीने के बाद वही बोलने वाले हो। आज जो आप फैसला लेते हो, 8 महीने के बाद देयर इज ए बिग पॉसिबिलिटी कि आप वही बोलने वाले हैं। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है, जो देते हो ना, जो फीडिंग करते हो, आउटपुट वैसा ही आता है। जो आप फीड क्या कर रहे हो, आप फीड कर रहे हो, ये टफ है, ये मुश्किल है, आउटपुट क्या होने वाला है? हाँ जी, जाहिर सी बात है, वो सब्जेक्ट टफ हो जाएगा आपको। नेक्स्ट मंथ वही बोलोगे, 2 महीने के बाद वही बोलोगे, 3 महीने के बाद वही बोलोगे, 4 महीने के बाद वही बोलोगे, 8 महीने के बाद वही बोलोगे। एग्जाम कल है, तभी भी यही नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपको कि अरे भाई फिजिक्स छोड़कर सब पर काम किया मैंने, यही रहेगा। तो उन्होंने 8 महीने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे नीट क्रैक नहीं करना है। अब यहाँ जो बैठे हुए हैं ना, यू आर वेस्टिंग टाइम। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, और जो जो टफ चीजें हैं, यू हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ सच चैप्टर्स एंड यू नीड टू मेक बैक ब्रेकिंग एफर्ट्स टू गेट इनटू द डेप्थ एंड एक्वायर नॉलेज ऑफ इट। आपको पता हो गया, आपको अल्लाह ने मदद कर दी कि देखो बेटा, आप ये इस पर मेहनत करने की जरूरत है, आपको मालूम हो गया। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि क्या इजी है, क्या टफ है। दे आर स्टैच्यूज, दे आर सिटिंग लाइक रॉक्स। लेकिन कुछ मेजॉरिटी ऐसे बच्चे हैं जिनको पता चल गया कि ये इजी है और ये टफ है। इसका मतलब अल्लाह आपको हेल्प कर रहा है ये टफ करके कि इसको आसान कर ले तो नीट क्लियर कर लेगी। लेकिन वो टफ को जिंदगी भर टफ ही बना के रखेंगे आप, पूरा 1 साल टफ ही बना के रखेंगे, और जब नीट एग्जाम देंगे रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको 30 सब्जेक्ट्स हैं, 30 में 20 सब्जेक्ट्स याद हो गए और 10 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो आप आंसर नहीं दे सकते।
अब आप मुझे बताएं कि फिजिक्स में 30 चैप्टर्स हैं और 20 चैप्टर्स आपने जबरदस्त पढ़े और 10 आपने अवॉइड कर दिया, और सारे क्वेश्चंस वही 10 चैप्टर्स में से आ जाएं, तो आपका क्या हाल होने वाला है? क्या होने वाला है? मतलब रिस्क लिया आपने, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। आपको नीट क्रैक करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, 30 चैप्टर्स करने ही करने, या फिर एक्सपर्ट कोई टीचर है वो बोले कि कम से कम तू ये 25 तो पढ़ ले। एडवाइस अपॉन द एक्सपर्ट, एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं तो एक जनरल टॉक आपसे कर रहा हूं। इसमें जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो अगर आप बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, तू स्लो लर्नर है, ये 5 को अवॉइड कर दे, लेकिन ये 25 तो तूने करने हैं, तो उस वक्त में ठान लेना आपने कि मैं दिन रात नहीं देखूंगी, ये 25 चैप्टर्स पे आई विल गेट मैस्ट्री ओवर दीज 25 चैप्टर्स। ये जिद अगर आप में नहीं है तो फिर आप क्रैक नहीं कर सकते हो। हर एक चैप्टर पर आप इतने लकी इंडिविजुअल्स हैं जो मुझे 120 दिन पहले मिले। अभी एग्जाम कब है आप लोग का? 5 में है, 4 महीने हैं, 4 महीने हैं। 400 दफा चांद पर जाके आ सकते हैं अगर वो आपको मिल जाए, चंद्रयान तो रॉकेट मिल जाए। कितनी दफा जाकर आ सकते हैं? 400 दफा जाकर आ सकते हो आप। 120 आसान नहीं भाई, बहुत वक्त है ये। आप अगर 120 डेज डेडिकेटेडली डिसिप्लिन से आप पढ़ाई करते हो, बगैर डिविएशन के, बगैर डिस्टरबेंस के, बगैर नेगेटिव थिंकिंग के, तो आप लोग आराम से 600 से ऊपर मार्क्स ले आ सकते हैं। 600 अबव जा सकते हैं आप सब लोग। और आप लोग को एडेड एडवांटेज है। वो एडेड एडवांटेज क्या है कि आप लोग एक दफा नीट अपीयर हुए हैं। जो नीट इस दफा पहली बार अपीयर हो रहे हैं, उनको नीट एग्जाम जिस दिन देना होता है ना, तब तक एक मेंटल प्रेशर से गुजरते हैं वो लोग कि ये एग्जाम कैसा होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका इवैल्यूएशन कैसा होगा, कितने लोग लिखेंगे, वो लोग का टैलेंट कैसा होगा। एक हमेशा डर रहता है, पूरे 1 साल तक ये डर में ही जीते हैं बच्चियां। लेकिन आप लोग उसको एक्सपीरियंस कर दिए हैं, आपके पास में तजुर्बा है। कोई बंदा बीएड करके अजमल फाउंडेशन में आता है, ताजा बीएड किया हुआ है, अभी अभी पास, क्या डायरेक्टर सर उसको प्रिंसिपल का पोजीशन देंगे? उसकी जबरदस्त इंग्लिश है, जबरदस्त सब्जेक्ट पे वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, लेकिन उसको प्रिंसिपल नहीं बनाएंगे, उसको टीचर बनाएंगे। हो सकता है कि उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स को देखकर प्रिंसिपल को जितनी सैलरी है उतनी सैलरी दे सकते हैं डायरेक्टर साहब, लेकिन पोजीशन तो नहीं देंगे उसको। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये इनएक्सपीरियंस्ड है, इसमें तजुर्बा नहीं है, अभी हैंडल नहीं कर सकता ये प्रेशर को। ही माइट बी गुड एट नॉलेज, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता है। कैसे स्टूडेंट से, पेरेंट से, टीचर से, मैनेजमेंट से, 4 बड़े बड़े डिपार्टमेंट से उसको डील करना होता है ना। स्टूडेंट से करना है, टीचर से करना है, पेरेंट्स से करना है, मैनेजमेंट से करना है, और कभी अचानक कुछ हो जाए तो मीडिया से करना है। तो अलग अलग लोगों से ये हैंडल नहीं कर सकता, लिहाजा मैं उसे प्रिंसिपल नहीं बनाऊंगा, तजुर्बा नहीं है। तो आपके पास तो तजुर्बा है ना, आप 1 साल पूरी पढ़ाई पढ़े हैं, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं क्योंकि यू आर एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स। लेकिन याद रखें, रिपीटर्स कौन से गलतियां रिपीट करते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा। रिपीटर्स कौन से गलतियां करते हैं जिसकी वजह से रिपीटर्स भी क्रैक नहीं कर सकते। नंबर 1, जो लास्ट ईयर सब्जेक्ट्स उनके लिए टफ थे, इस साल भी अगर वो सब्जेक्ट टफ है, देन यू आर मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक। You might have ignored certain subjects last year and you are ignoring the same even this year, then you are making a big subject. Are you with me? Yes, sir. सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? दूसरा, कि मुझे ये सब्जेक्ट आता, एक तो क्या है, नहीं आता है, एक क्या है, बिल्कुल नहीं आता था, आज भी नहीं पढ़ रहे हो, ये सोचकर टफ है। तो वैसे बंदे रिपीटर्स 1 साल भी कर ले, 2 साल भी कर ले, 3 साल भी रिपीट कर ले, दे आर नॉट गोइंग टू क्रैक इट। गौर से सुनना मेरी बातें, ये
समझ रहे हो आप? टू द पॉइंट। अब आ रहा हूं मैं स्पीच पे। असल ये वार्म अप था, उससे पहले जो कर रहा था ना मैं, तो वो गर्म कर रहा था, उसके बाद रोटियां सेकी जाती हैं ना, अब रोटी सेक रहा हूं। सुने आप लोग, वो एरर्स ना करें। पहला एरर कौन सा? जो लास्ट ईयर आपको टफ था, अगर अभी भी वही सब्जेक्ट्स वो चैप्टर्स टफ है, तो फिर यू आर मेकिंग ए वेरी बिग मिस्टेक। दूसरा, जो सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि मुझे आता है, इसलिए वो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ रहे हो कि ये मैंने लास्ट ईयर इसको अच्छा पढ़ लिया था, लास्ट ईयर मैंने इसको अच्छा पढ़ लिया था, अब मैं नहीं पढ़ूंगा इसको, तो कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ये सब्जेक्ट आधा करके छोड़ रहा है। एक चीज होती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के डेफिनेशन को समझना जरूरी है। प्रैक्टिस का डेफिनेशन कोई जानते हैं इसमें? तो एक स्टूडेंट बताए मुझे, व्हाट इज प्रैक्टिस? एक ही चीज को बार बार करना, एक ही चीज को बार बार करना, सीखी हुई चीज को, समझी हुई चीज पर मेहनत जो करते हो ना, उसको प्रैक्टिस कहते हैं। विराट कोहली जबरदस्त क्रिकेटर है, ये जानते हैं सब लोग, बेहतरीन बैट्समैन है, कोई शक? मैच जब खेलना होता है तो सुबह 5 बजे फिर खेलता है ना, उसको क्या जरूरत भाई? इतना एक्सपीरियंस है उसके पास में, इतना तजुर्बा है, इतने अवार्ड्स, इतने अकॉम्प्लिशमेंट्स है, व्हाई डज ही नीड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड प्रैक्टिस? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने परफेक्शन हासिल करना, मुझे आता करके जो छोड़ देते हो ना सब्जेक्ट्स को आप, वो सुपरफिशियल हो जाएगा आपके लिए। अगर इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस, इफ यू डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन दैट, तो जो आता करके आप इंप्रेशन में हैं, वो क्या होने वाला है जाकर आगे? वो सुपरफिशियल नॉलेज हो जाएगी, यानी ऊपर की सतह पर, उसका कोई डेप्थ नहीं है आपके पास में, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। ऐसे कई चैप्टर्स रिपीटर्स छोड़ देते हैं कि मुझे ये तो मालूम है, जब एग्जाम में जाता है तो याद नहीं आता है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में जाकर, अरे ये तो पढ़ा मैं लेकिन इम्तिहान में याद नहीं आया मुझे। ऐसा होता है? जब व्हेन आई वाज एट स्कूल मेरे साथ हुआ, अरे इस पर तो मैंने मेहनत किया जरा, अरे कल देखा था मैं, इसको खोल के देखी थी मैं, काश थोड़ा वक्त गुजार लेती तो मैं लिख सकती थी, लेकिन लिखने कुछ भी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन तो देखा था आपने वो बुक खोलकर, लेकिन टाइम स्पेंड नहीं किया आपने, उस पर प्रैक्टिस नहीं किया आपने, इसलिए होगा कि आउटपुट क्या होगा? हाँ जी, 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिरयानी बनाना है। क्या बनाना है? बिरयानी बनाना है। और मैं मेरी अम्मी से फोन पे पूछा, अम्मी मैं होजाए में हूँ, अकेले कमरे में हूँ, बिरयानी मुझे खाना है, स्टेप्स बताइए क्या क्या करना है। तो 10 स्टेप्स मम्मा ने बताया, वो 10 स्टेप्स अप्लाई करके मैंने बनाया। आउटपुट क्या है? उपमा बन गया। क्या बना? उपमा बन गया। अटर फ्लॉप हुआ कि नहीं हुआ? अब सेकंड मेथड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं कि अम्मी को जाकर कह रहा हूं कि अम्मी बनाने गया था बिरयानी, बन गया उपमा। अब मैं आपको मेरी आंखों से देखूंगा डेमोन्स्ट्रेशन, बिरयानी आप कैसे बनाती हो, बनाकर दिखाओ। तो अम्मी स्टेप वाइज करके दिखाएंगी। एक पहले कानों से सुना था, अब उसके बाद आंखों से देखा मेरी अम्मी को बिरयानी बनाते हुए। तो वो देखकर मैंने अम्मी को कहा, आप अम्मी चलो किचन से हटो, अभी जाओ, मैं बनाकर दिखाऊंगा। मैं बना रहा हूं, बन गई, लेकिन खिचड़ी बनी। क्या बनी? खिचड़ी बनी। सुना उपमा, देखा खिचड़ी। अब उसको अगर मैं 50 दिन लगातार बनाता रहूं तो 50वें दिन क्या बनेगी? जबरदस्त बिरयानी बनेगी। उसको प्रैक्टिस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? सुनी हुई चीज समझ तो आ गया, बिरयानी कैसे बनती मालूम है, लेकिन बनाने नहीं आ रहा है आपको। बिरयानी कैसी बनती आपने देख तो लिया है, लेकिन बनाने नहीं आ रहा है आपको। बना रहे हैं तो कभी उपमा कभी खिचड़ी बन रही है, लेकिन वही चीज लगातार 50 दिन रोज अगर बनाए तो इवेंचुअली आपको बिरयानी बनाने आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा ही एक सब्जेक्ट को बिरयानी बनाना आपने, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? उसकी खिचड़ी बनाते हैं, उसका उपमा बना देते हैं, उस पर रेगुलर बेसिस पर वर्क नहीं करते आप लोग। अब रेगुलर बेस ये पढ़े तो ये सब्जेक्ट चला जाएगा, ये पढ़े तो ये सब्जेक्ट चला जाएगा, फिर यहाँ टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है,
फिट रखना है, सोना भी है, फिर वक्त निकालकर पढ़ना भी है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। उसके लिए वक्त को जाया ना करें आप लोग। ऐसे बंदों के साथ बैठना जहां वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स, वो बच्चियों के साथ आप बैठ रहे हो, those who have already decided not to do wonders in their lives, उनके साथ आप उठ रहे बैठ रहे तो आपका रिजल्ट भी डाउन होने वाला है। उनके साथ आप बैठोगे जहां पॉजिटिव वाइब्स है, जहां डिस्कशन सिवाय सब्जेक्ट्स के कुछ है ही नहीं। दूसरे, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है, मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा है, मुझे फलाने टीचर पढ़ा रहे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे एक्सक्यूजेस है। वही टीचर है, वही बच्चे हैं जिन्हें 650 मार्क्स आ रहे हैं और आप टीचर को ब्लेम करते जा रहे हो। तो फिर वही टीचर, वही क्लासरूम, वही स्टाइल से पढ़ाया, फिर इसको 650 कैसे आए हैं? इसने ज्यादा एफर्ट्स लगाए, इसमें पॉजिटिव वाइब्स थे, इसने एफर्ट्स ज्यादा लगाए, इसके अंदर पैशन था, सेल्फ ड्रिवन था। ये जो सेल्फ ड्रिवन इंडिविजुअल्स होते हैं उनका आधा काम शुरू करने से पहले आधा काम हो जाता है, क्योंकि दे गेट इनटू द फील्ड विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। वो जब मैदान में उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं? पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से उतरते हैं। अभी अमीरुद्दीन अजमल साहब ने एक जिक्र किया था मुझे, एक शो मेकर करके एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बड़े जमाने से बेहोश पड़ा हुआ है, कोमा में है। ये F1 पता है आपको? F1 रेस होती है, छोटे छोटे कार्स, रेस कार्स। शो मेकर से बढ़िया खिलाड़ी आज तक पैदा नहीं हुआ था, जर्मन का, ऐसा जबरदस्त, जिसने सचिन तेंदुलकर को फरारी कार गिफ्ट की थी ना सर। तो उसका जो टैक्स था इंडिया को लाने, सचिन के पास पैसे नहीं थे उतने। इतनी जबरदस्त कार थी, जो टैक्सेस होते ना लाने के लिए, सचिन कार नहीं ला पाया, सिर्फ टैक्स देके लाना था। तो इंडियन गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि शू मेकर ने मुझे फरारी कार गिफ्ट दी है, टैक्स के इतने करोड़ हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने वो पैसे देकर वो कार को इंडिया को ले आया। तो उसका एक्सीडेंट हुआ था स्काई पर, वो आइसिंग कर रहा था, स्केटिंग जो करते हैं ना अपनी फैमिली के साथ में, जाकर एक पत्थर को सर टकराया, बेहोश हो गया। तो अब तक बेहोश है, सारे पैसे खत्म हो गए उसके, इतना बड़ा बिलियनियर था। तो शो मेकर किंग था उस फील्ड का, किंग। तो वो हमेशा रेस में सबको हराता था। जो सेकंड पोजीशन पर आता था ना, वो सेकंड पोजीशन वाला एक दिन जाकर पूछा कि भाई तू कैसे हरा रहा है मुझे? मैं 1000% लगा रहा हूं मेरी एनर्जी, मैं लास्ट टाइम जो रेस किया था तुझसे इस बार 1000% ज्यादा एफर्ट्स लगाए मैंने, फिर भी तू कैसे हरा रहा है? तो शो मेकर ने उससे पूछा, तू ये जो रेस कर रहा है क्यों कर रहा है? तुझे हराने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो शो मेकर बोला, मैंने तुझे हराने के लिए कभी एफर्ट्स नहीं लगाए, हमेशा जीतने के लिए लगाए, कि मुझे जीतना है, मुझे फर्स्ट आना है, इस पर मैंने एफर्ट्स लगाए। तेरे क्या थे? मुझे हराने के लिए तू खेल रहा था, और मैं जो खेल रहा था जीतने के लिए खेल रहा था। मैंने कंपेयर कभी किसी से किया ही नहीं, बस मुझे आगे रहना है, बस तेज निकलना है। इसको क्या है, आगे नहीं इससे आगे जाना है, कंपेयर कर रहा है वो, तो कभी जीत ही नहीं पाया। तो आपको कभी देखना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। आप 10 बज रहे, 11 बज गए, बच्चे कोई सो रहे हैं, अरे रेशमा सो गई, सलमा भी सो गई, वो कमरे में जाके बलमा क्या कर रही? अच्छा रेशमा सो गई, बलमा सो गई, सलमा सो गई, चलो मैं भी सो जाऊंगी। मतलब वो उसको देख के पढ़ रही है, उसके लिए नहीं पढ़ रही है। ऐसा होता है कभी? अरे सच बोलो भाई, आपके क्लासमेट्स रूममेट्स सो गए तो आप भी सोते हैं। अरे एक दिन छोड़ो, आओ एंजॉय करो, बातें करेंगे हम लोग। मेरे पास वार्डन को पैसे देकर फोन ले ली मैंने। आप लोग के पास नहीं, कुछ जगह होता है ऐसा। रोज पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, छोड़ दो वो पढ़ाई, आज हम लोग चैटिंग, अरे ला 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 ला, फलानी उसको सलमान को लगाओ, कल राशिद को लगाओ, चीजें होती हैं। तो 4 गंदे बच्चियां मिलकर 40 बच्चों को खराब कर रहे हैं।
तो वो जो 40 बच्चियां, अच्छे बच्चियां हैं ना 40, वो 4 बच्चियों को देखकर इधर आ जा रहे हैं। ऐसा लाकर फोन दे भी है ना, तो फोन आपके सामने 10 फोन्स भी रखे हुए हैं, तो आपने फोन को ऐसा हाथ भी नहीं लगाना। आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन, आपका क्रेज किस में रहना? बुक में रहना। मैं पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, आपको कोई रोक नहीं सकता नीट क्रैक करने से। मैं एक जमाने में एक्सरसाइज करता था 2 साल पहले, यह जब आया था 2 साल पहले, 4 महीने में मैंने 6 एप्स लाकर सबको दिखाया। खसरुल सर और खदीर सर गवाह है इसके। 6 एप्स, 16 किलोमीटर दौड़ता था मैं। कितना? 16। शक्कर पूरा छोड़ दिया, जरा भी शक्कर नहीं खाया, मीठा जरा नहीं, दूध नहीं लिया मैंने, तेल 5 ग्राम्स, ऑलिव ऑयल में 3 वक्त का सालन खाता था। गोश्त खाना जरूरी था, प्रोटीन, लेकिन भुना हुआ गोश्त खाता था। 4 घंटे जबरदस्त जॉगिंग करता था। पहले 8 किलोमीटर 5, उसके बाद 8, उसके बाद 12। 4 एप्स आ गए, 2 नहीं आ रहे थे। ट्रेनर ने कहा कि आप अभी कितना भी डाइट कर लें, नहीं आने वाले, सिर्फ जॉगिंग है आपके पास ऑप्शन। तो मैं 12 दौड़ रहा था, तो 16 किया मैं। 12 के बाद ऐसे कदम रखने नहीं आता था मुझे, और लॉकडाउन का जमाना था। 6 से 9 बजे फ्रीडम मिलता था, जा सकते हैं बाहर। वो 6 से 9 के दौरान 3 घंटे जॉगिंग करता था मैं। कितने? 3 घंटे जॉगिंग, पहाड़ों के पास जाकर अकेले। मेरे ट्रेनर हैदराबाद में 100 किलोमीटर दूर, हर 5 मिनट को फोन करते कि मैं बेहोश होकर गिर तो नहीं गया, क्योंकि बेहोश होने के चांसेस रहते हैं। एनर्जी बहुत कम रहती, फुल डाइट पर रहते हैं, उसमें सिर्फ 1400 कैलोरीज पर पूरा दिन गुजारना रहता है। लास्ट जब ट्रांसफॉर्मेशन के डेज आ जाते हैं, वो हर 5 मिनट पे फोन करते, सर खैरियत है सर? क्योंकि दौड़ते हुए इंसान गिरकर बेहोश हो सकता है। लेकिन दुनिया वालों को लाकर मैंने दिखाया, मेरे भांजे हंस रहे थे एज में आप 6 पैक्स हो गया, लेकिन लाकर दिखाया परेशान। तो आई वॉज प्रेग्नेंट। I was pregnant with 6 babies. But after I delivered those babies, people gave me a name. You have got 6-pack abs. समझ आ रही है बात आपको? तो वो जो मसल होती है ना, वो अंदर मसल होती है, उसके ऊपर फैट होता है। फैट निकाल दे तो वो मसल दिखती है। अब किसी को 4 ही मसल होते हैं, उन 80 किलोमीटर भी जॉगिंग करेगा तो उसको 4 ही दिखेंगे, 6 एप्स नहीं आएंगे उसको। 8 एप्स वर्किंग पे नहीं रहता, कुदरत पे है। अल्लाह ने आपको 4 मसल ही रखे हैं, तो वही 4 दिखेंगे ना, 2 नीचे और दिखेंगे? नहीं दिखते। 8 किसी को होते हैं, 8 एप्स तो अंदर है तो दिखेंगे। उसके ऊपर फैट चर्बी है, वो चर्बी को हटाना, बस उतना ही गेम है और कुछ नहीं है। लेकिन उसमें डाइट होना, डिसिप्लिन होना, एक्सरसाइज करना। तो मुझे क्या समझ में आया, वो कि जो एक्सरसाइज है ना, वर्कआउट जिसको बोलते हैं, वो नमाज है। वो क्या है? नमाज है। और डाइट जो है ना, वो वजू है। बिना वजू नमाज होती है? नहीं होती है। डाइट कोई नहीं कर सकते, वर्कआउट फिर भी कर लेते हैं। डाइट कोई भी नहीं है, देखकर अकेले गुलाब जामुन खा लेता है। 2 दिन पूरा डाइट करना और एक इतना बड़ा गुलाब। आप लोग डॉक्टर्स हैं, बाद में पता चलेगा आपको एक गुलाब जामुन खाने से क्या नुकसान है। मतलब कितने कैलोरीज आप गेन कर रहे हो, उसको बर्न करने के लिए फिर कितना चलना पड़ेगा आपको। मैं लाकर दिखाया। तो डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन है, और कंसिस्टेंसी है आपके पैशन में, आप आसानी से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। 2 ऐसे लड़कियां होती हैं जिनके लेजीनेस को देखकर, वो कंटेजियस है, लेजीनेस आप में भी आ जाता है। लेकिन जब अच्छा, मैंने ये इसलिए बोला आपको कि जुमा होटल में रहकर एक्सरसाइज किया, रूम में, जिम नहीं गया मैं। ना मिरर्स थे, ना मशीन्स थे, ना म्यूजिक थी। मशीन पे नहीं किया, 2 डंबल लेके किया मैं एक्सरसाइज, बस उतना ही, और कुछ नहीं। रॉड भी नहीं था शोल्डर्स पे डंबल से करता था मैं, वरना रॉड होता ना। सिर्फ डंबल्स लेकर, ना मशीन, ना म्यूजिक, ना मिरर देख लेते रहते ना, बार बार ऐसे आता ही नहीं, लेकिन बार बार देख लेते थे। कुछ नहीं था, लेकिन किया मैं। आप भी आए होटल, जानते मुझे, वो होटल देखे भी हैं। होटल के गोल 5 चक्कर लगाए तो 1 किलोमीटर है सर। तो मैं पहले 15 लगाता था, फिर 20 लगाता था, फिर 25 लगाता था 5 किलोमीटर के लिए।
तो जुमे के दिन होटल में बिरयानी बनती थी, हमेशा खाना कमरे में खाते थे। बिरयानी मेरी फेवरेट है। स्टूडेंट्स के साथ जाकर बिरयानी के वक्त में बैठकर, हैदराबादी की मजेदार बिरयानी होती है, मेरा परहेज का खाना वो लेकर बैठकर वो खाता था। क्यों? टू फाइट दैट, कि मैं बिरयानी के पास बैठकर बिरयानी नहीं खा रहा हूं। वो टेम्पटेशंस होते हैं ना आपको, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ, मैं उसको हराना चाहता था। तो बिरयानी मेरी फेवरेट, आई कुड डू एनीथिंग फॉर दैट। लेकिन जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मेरे पास टारगेट था कि 4 महीने में मुझे 6 एब्स लाना है। बिरयानी को रखकर बिरयानी नहीं खाता। वो फ्लेवर देखिए हैदराबादी की, कैसी खुशबू, मजेदार रखी हुई है, और मैं खा रहा हूं कौन सा, व्हाइट राइस खा रहा हूं और भुना हुआ गोश्त खा रहा हूं। सिर्फ 4 महीने मेरे पास में थे। बिरयानी है तो टेम्पटेशंस और बढ़ जाते हैं ना। तो वहीं जाकर मैं, अब ये फोन आपके पास है और किताब है, और फोन आपको टेम्प्ट कर रहा है, तो मतलब आप बड़े वीक हैं। आपको कोई भी हरा सकते दुनिया में। फोन रखकर यूज नहीं करना, वो कमाल है। अब आप लोग को फोन नहीं दिया जा रहा है, कोई बड़ा कमाल नहीं है कि यू आर अवे फ्रॉम द फोन्स। फोन रखकर ना इस्तेमाल करते हुए आप 8 घंटे किताब में गुजारेंगे, कल के लीडर्स बनेंगे आप लोग, कल के वॉरियर्स बनेंगे आप लोग, कल के चैंपियंस बनेंगे आप लोग। अपने नफ्स को मारकर काम करना चाहिए आपको, मास्टरी हासिल करना है आपको। पहली जो गलती आप लोग कर रहे हो, जो कुछ सब्जेक्ट्स को आपने लास्ट ईयर इग्नोर किया था, अभी भी वही इग्नोर कर रहे हो आप। दूसरा, आप कुछ सब्जेक्ट्स को ये सोचकर इग्नोर कर रहे हो कि ये मुझे आता है, तो प्रैक्टिस सही नहीं हो रही है। तो आप 2 बड़े मेजर मिस्टेक्स कर दिए। एक, टफ है करके छोड़ दिए। दूसरा, आता है करके छोड़ दिए। अब बचे आधे। बचे कितने? आधे पे आपने मेहनत की। और अगर आपका लक खराब है तो सारे क्वेश्चंस वही आधे में से पूछा जाए, आप कंपाउंडर बनेंगे जाकर। क्या बनेंगे? डॉक्टर नहीं बनेंगे आप, कंपाउंडर बनेंगे जाकर। इसीलिए थरोली प्रिपेयर होना है, थरोली प्रिपेयर्ड। एक क्रिकेटर बैट्समैन है, उसको चारों तरफ खेलने आता है, तो उसको कोई बॉलर रोक नहीं सकता। सौरव गांगुली था, उसको हुक करने नहीं आता था, जो रोहित शर्मा हुक करता है, तो लाकर उसको शोएब अख्तर फसलियों पे मारता था। यहां पर उसको लेग में खेलने नहीं आता था, ऑफ में बड़ा जबरदस्त मारता था। तो वीक पॉइंट कभी मिल जाता ना इंसान, वीक पॉइंट, तो वो वीक पॉइंट पे ही लोग अटैक करते हैं। जाकर पूछे, इल्म दे दे मुझे, तो रावण ने उसको दिया नहीं, भगा दिया। वो आकर बोला कि भाईजान, देखा ना आपने रावण में कितनी अकड़ है, मैंने पहले कहा आपसे कि उसके पास नहीं जाना चाहिए, आपने भेजा मुझे रुसवा करके उसने भेज दिया ही नहीं उसने। तो राम जी कहे कि चलो मेरे साथ चलो। वो जाकर चरणों में बैठकर रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास में इतना इल्म है, आपके साथ चला जाएगा, आप दे दें, हमें फायदा होगा आवाम का। तो फिर रावण एक लेसन देता है लक्ष्मण को कि देखिए दोनों में कितना अंतर है। तो आकर मेरे सीने के सामने अकड़ कर पूछ रहा था, और तेरा भाई आकर चरणों के पास बैठकर पूछ रहा था। लेकिन लक्ष्मण, तू बड़ा लकी है, तेरे साथ भाई है। मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया और वीक पॉइंट बता दिया कि यहां मारने से मौत होती है, इसलिए मेरी मौत हो गई है। तेरे साथ तेरा भाई है, तू बड़ा लकी है। इसलिए यूनिटी जो होती ना खानदानों में, भाई बहनों में मोहब्बत होना, ये स्ट्रेंथ है, ये ताकत है। तो नॉलेज एक्वायर करने के लिए, हालांकि दुश्मन है, दुश्मन के पास भी जाकर राम जी कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, नॉलेज एक्वायर करो, अपने भाई को लेसन्स दे रहे हैं। तो इल्म की कदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इल्म की कदर राम जी ने बताया, सारे लोगों ने इल्म के बारे में लेक्चर्स दिए हैं। इसके बाद भी हम लोग बैठकर सुपरफिशियल नॉलेज एक्वायर करते हैं और बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। स्टेप 1, आपको कुर्बानी देना लाजिम है। वक्त तो दे रहे हैं आप, लेकिन वो वक्त में आपका पैशन नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है। मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स करते जा रहे हो, तो फिर आप यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक दैट। 2 मेजर मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं, वो 2 मेजर मिस्टेक्स से बचना है। और तीसरा जो मिस्टेक्स है, आप उन बच्चियों के साथ उठते बैठते हो जिनके पास में पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, जो ऑलरेडी डिसाइड कर दिए कि वो घबराए हुए हैं,
नीट क्रैक नहीं करने वाले हैं, उनके साथ आपके अगर इंटरेक्शंस ज्यादा हो रहे हैं ना, तो आपके पास नॉलेज रखकर भी वो नॉलेज स्लोली स्टार्ट्स फेडिंग अवे, वो चीज चले जाएगी, कॉन्फिडेंस लो होता जाएगा। तो आपने अपने आप को किसके साथ रखना है ज्यादा वक्त आपका? अपने टीचर्स, अपने बुक्स, और वो स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव हैं, वो स्टूडेंट्स जो प्रॉमिसिंग है, वो स्टूडेंट्स जो डिसिप्लिन्ड है, वो स्टूडेंट्स जो डेडिकेटेड है, वो स्टूडेंट्स जो डिटरमिन्ड है, वो स्टूडेंट्स जो सीरियस है, वो स्टूडेंट्स जो प्रोग्रेसिव है, वो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये क्वालिटीज देखना बच्चियों में, और उनके साथ ज्यादा वक्त आपने बिताना। कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची है तो उसके पैर दबाएं, उसको हाथ से खाना खिलाएं, उसकी खिदमत करें, लेकिन उसके साथ वक्त बिताएं, क्योंकि उसके साथ रहना भी 25% आपको फायदा मिल जाएगा। वो वेव्स में आप भी निकल जाओगे, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। साथ में मैं विराट कोहली के साथ जिंदगी भर रहूंगा, पैर दबाते हुए क्रिकेटर नहीं बनूंगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन एक एडवांटेज आपको मिलता है, कॉन्फिडेंस आप में भी आ जाता है। तो ये तीसरी बड़ी गलती करते हैं जो उन बच्चों के साथ वो बैठकर, ये टीचर सही नहीं पढ़ा रही है, ये सब्जेक्ट्स मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, ये मैनेजमेंट सही नहीं है, ये सारे फेल होने के लिए एक्सक्यूजेस हैं। ये रीजंस इंसान कुक्ड अप बना लेता है, असल जेन्युइन ये रीजंस नहीं होते हैं। ये तीसरा मेजर मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं। और चौथा मिस्टेक जो करते हैं, कभी मॉक टेस्ट में गलत हुआ पेपर, मार्क्स कम आते हैं तो 3 दिन तक खाने नहीं खाते बच्चे, रोते हुए, नर्वस रहते हैं। मम्मी का फोन है तो पहले लो टोन में 3 मिनट वक्त जाया करते हैं, मम्मी को पूछ क्या हुआ, अरे बोलो क्या हुआ, जल्दी बोले। बाद में आप बोलते हैं कि मार्क्स मुझे कम आए हैं। तो ऐसे बच्चियों के लिए मैंने एक कोट लिखा है कि इफ यू फेल टुडे you have failed for a day, not for the life. If you fail today, you fail for a day, not for the life. So get up and get up, but never ever give up. आज आप फेल हुए ना, तो आज हुए, जिंदगी भर के लिए नहीं हुए, आप पूरे नीट के लिए हो गए। आज एक पल के लिए हुए, एक दिन के लिए हुए। वो कहां गलती हुई है आपकी? आपने 100 मार्क्स लेने थे, 40 आए तो 60 क्यों नहीं आए? वो कौन से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए? आपके लिए तो जबरदस्त है कि वो वही 60 पर मास्टरी हासिल कर लो। तो नेक्स्ट एग्जाम में 40 नहीं, आपको 60 आएंगे। तो जो 40 नहीं आने के रीजंस क्या है, उस पर वर्कआउट करिए, वो मेहनत करके सीख लो जल्दी, तो आपको कितने आएंगे? 80 आएंगे। 20 दिन पहले 40 आए थे, 20 दिन के बाद 80। जो बंदों को 80 आए हैं वो 20 दिन पहले आए थे, और वही 80 मार्क्स आपको 20 दिन के बाद आ रहे हैं। अब दोनों की नॉलेज तो बराबर है ना, नीट से पहले उसने जल्दी अचीव किया, आपने वक्त लेकर अचीव किया। लेकिन आप वहां डिप्रेशन में जाकर आप रोते हुए पढ़ाई नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे आप, तो वो 40 से 30 पर जाओगे, आप 40 से 80 पर नहीं जाओगे। स्मार्ट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने मिस्टेक्स पर मेहनत कर लेते हैं, स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। तो आप लोग जो मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, आप लोग स्ट्रेटजीज डेवलप करें, ग्रुप डिस्कशंस करें। आप लोग तो ग्रुप डिस्कशंस करें, बात करें, मेहनत करें, लिखें, पढ़ें, मेहनत करते जाएं, तो इंशाल्लाह ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आपका होगा। धीरे धीरे आप इंप्रूव करती जाएंगे। तो ये जो कुछ मैंने मिस्टेक्स बताए हैं आपको, ये मिस्टेक्स पर आप लोग गौर करें, क्या मैं इसमें स्टैंड करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो पहला मिस्टेक मैंने बताया, टफ करके क्या मैं इग्नोर कर रही हूँ, कोई सब्जेक्ट्स आता है करके कोई इग्नोर कर रही हूँ। अगर मॉक टेस्ट में मुझे कुछ मार्क्स नहीं आए, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्या आज भी वो क्वेश्चंस को लेकर वही हाल है? अभी रिसेंट 3 डेज एगो आपने कोई मॉक टेस्ट दिया है और फिजिक्स में आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए या 20 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, और 10 दिन तक आप डिप्रेशन में हैं, और 10 दिन के बाद अक्लमंद अगर इंसान है तो वो 20 क्वेश्चंस के आंसर उसको आना चाहिए या वैसे ही हाल होना चाहिए? उसका आना चाहिए। लेकिन उस पर मेहनत नहीं करके डिप्रेशन में रहते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, ये सब्जेक्ट टफ है, मैं मेहनत कर रही हूँ। तो गलत चीजों में ज्यादा एनर्जी लगाते हैं। एनर्जी जहां लगाना है वहां एनर्जी इन्वेस्ट ना करते हुए दूसरे चीजों में, ख्यालों में, नेगेटिव सोचने, हर चीज एनर्जी से है। दुनिया में हर चीज किससे है? आप नेगेटिव सोच रहे हैं ना, वो भी एनर्जी है, एफर्ट्स लगाना पड़ता है। ऐसे बैठे बैठे एनर्जी नेगेटिव नहीं सोच सकते, आपने एफर्ट्स लगाना है उसमें।
तो आप जो एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रहे हो वो पॉजिटिव में लगाना है कि नेगेटिव में लगाना है? अच्छा, आपको इवेंचुअली रिजल्ट नहीं आ रहा है सपोज, तो नेगेटिव सोचेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोनों में भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कौन सा अच्छा अप्रोच है? नेगेटिव सोच के रिजल्ट नहीं आना या पॉजिटिव सोच के रिजल्ट नहीं आना? पॉजिटिव अच्छा है, सेहत तो कम से कम अच्छी रहेगी आपकी, हेल्थ इज वेल्थ। समझ आ रही है ना बात आपको? तो स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहे, अपने एरर्स को पहचाने, अपने मिस्टेक्स को पहचाने, उस पर मेहनत करते जाएं। मुझे पूरा यकीन है आप लोग, अगर यहाँ 150 बंदियां बैठी हुई हैं, 50 बंदियां बैठी हुई हैं, 50 में 50 लड़कियां, आप लोग 600 प्लस मार्क्स ले आ सकते हैं सिर्फ 4 मंथ्स में। मैं पूरे चैलेंज से कह रहा हूं, 50 में 50। कल मैं 8th स्टैंडर्ड के लड़कियों को चैलेंज दिया AMRS के, those who are going to appear NEET in the year 2028। मैंने उनको चैलेंज दिया कि इस बार डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब कह रहे हैं हमारा गोल है कि आसाम में टॉप 10 रैंक्स सारे अजमल के ही स्टूडेंट्स होना चाहिए। खोल कर देखिए, नंबर 1 कौन है? अजमल। नंबर 2 अजमल, नंबर 3 अजमल, नंबर 4 अजमल, नंबर 5 अजमल, नंबर 6 अजमल, नंबर 7 अजमल, नंबर 8 अजमल, नंबर 9 अजमल, नंबर 10 अजमल, नंबर 11। बस भाई, अब ये भी अजमल ही होगा, मत बोल तो। ये गोल है। तो मैंने क्या कहा, 8th स्टैंडर्ड के बच्चियां जो AMRS ऑलरेडी टैलेंटेड है, क्योंकि दे हैव बीन थ्रू टेस्ट ना, एक एंट्रेंस टेस्ट लिखकर दे शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो। आपके पास में तो पूरे मुकम्मल 4 साल है और स्पेशल टीचर्स हैं, और जब आप 12th में जाएंगे उनकी नॉलेज आप जैसी नहीं होगी, आपसे कई टाइम्स ज्यादा अच्छी होगी ना, क्योंकि अब 8th 9th 10th में ये लोग को रगड़ा जाएगा जबरदस्त। तो ऐसा होना चाहिए कि 2028 में जब रिजल्ट आएगा नीट का, तो 100 टॉपर्स जो आसाम की लिस्ट निकाले तो सारे 100 अजमल से ही होना चाहिए, और ये पॉसिबल है। ऐसा होता है तो गिनेस रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? तो ये गिनेस रिकॉर्ड का चैलेंज देकर आया मैंने। तो अब यहाँ 50 बंदियों को मैं चैलेंज दे रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर आप इस पल से नेक्स्ट 4 मंथ्स तक सारे चीजों को, अपने पास को भुलाकर, टोटली फोकस्ड होकर, आप, आपके टीचर, आपका बुक्स, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका फोकस और आपका गोल, इसी में आपकी जिंदगी गुजर रही है नेक्स्ट 4 मंथ्स, तो क्या आप 600 प्लस मार्क्स नहीं ला सकते? आंसर मी प्लीज। आपके 120 डेज कहां कैसे गुजर रहे हैं? किताबों में, टीचर्स में, पॉजिटिव थिंकिंग में, और गोल पर ही नजर है आपकी कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और जो मिस्टेक्स मैंने बताए उस पर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं आप। करे भाई ये 20 नहीं आ रहा, इसको ही सीखूंगा मैं। शाहरुख खान के एक इंटरव्यू में कह रहा था, अगर मुझे कोई बोले ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो वाकई नहीं हो सकता, मैं उसको गलत प्रूफ करके दिखाता हूं। मैं उसको गलत प्रूफ करने के लिए मैं उसको करके दिखाता हूं। करने के बाद मुझे भी पता होता कि ये नहीं करना चाहिए था, गलत था, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए, क्यों, क्या कैसे कह दिया उसने ये नहीं हो सकता, मैंने करके दिखाया है। ये जिद बोलते हैं इसको। क्या है? जिद। एक लेवल पे जाने के बाद इंसान को ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि हाथ लगाए तो डोसा बन जाता। डोसे के लिए क्या क्या मेहनत करना होता है ना। कुछ लोग कैसा बनाते हैं डोसा, ऐसा फेंकते हैं तो राउंड आता, हम लोग उसको क्या करके करे तो ऑक्टोपस बनता है। नहीं, क्या बनता है? ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और वो रोज बनाने वाला ऐसा फेंक रहा है तो वो ऐसे चांद की तरह गिर रहा है। वो प्रैक्टिस किया ना उसने उतना, तो फेंक रहा है तो वो गोल जाकर बन रहा है। और हम लोग अस्थिन चौड़ा के उसको रख के गोल ऐसा ऐसा कर रहे हैं, भी तो थोड़ा निकल जा रहा है। प्रैक्टिस नहीं है ना, फर्स्ट अप्रोच है। इतना प्रैक्टिस करो आप कि ब्लाइंडली भी काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आते जाना है, ब्लाइंडली भी काम कर रहे हो तो रिजल्ट आते जाना है। कोई चाय लेके ऐसा डाल रहा है ऊपर से, आप डालो पूरी फ्लोर पे गिरेगा, इसमें कुछ भी नहीं, 2 खतरे रहेंगे, पिएंगे तो आएगी भी नहीं। लेकिन वो पढ़ा हुआ ही बच्चा नहीं है,
वो 10 साल से चाय का कर रहा है, ऐसे 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 डाल रहा, नीचे ड्रॉप नहीं गिर रहा, पूरे कप में गिर रहा है। कैसे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में पैशन है, प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी। अब वो देखने फोन लेके आ रहे हैं लोग, ओ जब तो वो विराट कोहली बन जाते ऐसे फेंकते रहे और ऊपर फेंकता, वो मजा आ रहा है उसको, पैशन है उसका। तो आपके प्रैक्टिस में पैशन होना, परसिस्टेंस होना, यानी कंसिस्टेंसी। आज मेहनत किए कल नहीं किए ऐसा नहीं, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ आपके पैशन में इजाफा होते जाना। एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है, 49 रन बना लिया, 50 बनाते ही पूरा स्टेडियम खड़े होकर क्लैप करेगा। क्यों? सेंचुरी हो गई। 90 गया, 94 पर गया, उसने 6 लगाया, पूरा स्टेडियम खड़े हो जाएगा। क्यों? उसको 50 मारने से ज्यादा खुशी होगी या 100? उसका पैशन कब ज्यादा था परफॉर्म करने के लिए? When he was on 48 या फिर when he was on 94? हाँ जी, 94 पे ज्यादा पैशन था ना उसको, क्योंकि बड़ा टारगेट है वहां, अगर मैं ये कर लूं तो मेरा एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। अब वो 149 पर गया और उसने एक बाउंड्री लगाई, तो उसका जो एटीट्यूड है, यानी जो खुशी है, जो पैशन है परफॉर्म करने का, वो 50 पर ज्यादा था, 100 पर ज्यादा था या 149 पर? 149। अब वो 198 पर खेल रहा है, 2 बॉल बचे हुए हैं सिर्फ, और उसको मारना है, या 194 पर है, एक ही बॉल बचा है, टारगेट क्या है? 6। तो उसको 6 मारने के लिए जो पैशन है, जो एनर्जी लगाएगा, वो 50 में उतना था या 194 पे ज्यादा रहेगा? तो फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है। विथ ईच पैसिंग बॉल उसका पैशन, उसकी एनर्जी और बढ़ते जा रही है। आप लोग का विथ ईच पैसिंग डे, विथ ईच पैसिंग एफर्ट, आपके प्रैक्टिस में जो पैशन है ना, वो बढ़ते जाना है। तो फिर आपको नीट क्रैक करना आसान हो जाएगा। आपका पैशन का लेवल डाउन होते जा रहा है तो समझ जाएं कि नीट से आप दूर होते जा रही हैं। आपके प्रैक्टिस में पैशन का लेवल बढ़ते जा रहा है। प्रैक्टिस में 2 चीजें होना, एक पैशन और दूसरा कंसिस्टेंसी। एक क्या होना है? पैशन, यानी बोर नहीं होना, मजा आना उसको। दूसरा कंसिस्टेंसी, रोज करना, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। कंसिस्टेंसी है ना, तो फिर बहुत आगे जा सकता है माशाल्लाह। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ 50 जो बच्चे हैं सबको 600 के सब अबव जाए इंशाल्लाह, 650 के अबव जाए। 700 टारगेट रखें आप लोग तो 650 पे आकर गिरोगे। इफ यू शूट द मून यू फॉल इन द स्टार्स। टारगेट तो चांद रखो, कम से कम चांद पर नहीं लगाई गोली तो तारे पे तो जाकर गिरोगे ना। आप 500 का सोचोगे तो 350 पर गिरोगे आके। थिंक बिग, बड़ा सोचें, मेहनत करें। जो आज मैंने टिप्स दिए, एक दफा सारे बच्चियां बैठकर उस पर टेबल टॉक करो, डिस्कस करो कि सर की कौन सी पॉइंट आपको पसंद आई, सर ने कौन सी चीज पर एम्फेसिस किया, उस पर थोड़ा सा एक दफा 10 मिनट टेबल टॉक रखें आप लोग। एक रिफ्रेशिंग टॉक हो जाएगा आप लोग के लिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स आप भूल गए जो दूसरों को याद है, वो आपसे बोलेंगे अरे हाँ ये चीज हमें करना है। इस तरह से करें, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोग नीट क्रैक करेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो वेरी मच। और 4 महीने से पहले फिर कभी अगर आना हो रहा है, इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली पे विजिट टू योर क्लासरूम एंड ट्राई माय बेस्ट टू गिव अ टॉक इंशाल्लाह। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।